हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑप्टिमिस्टिक स्टडीज। ऑप्टिमिस्टिक स्टडीज में आप सभी का स्वागत है। हम देख रहे थे भाषा कौशल, और भाषा कौशल का हमने 3 कौशल देख लिया है। कौन कौन सा हमने देखा है? तो हमने श्रवण देख लिया, हमने वाचन देख लिया एवं हमने पठन देख लिया है। अब जो चौथा कौशल है वो कौन सा है? तो लेखन है। तो लेखन हम अभी के सेशन में देखेंगे। तो चलिए फिर हम आज की क्लास को स्टार्ट करेंगे। लेकिन क्लास को स्टार्ट करने से पहले यदि आप चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल नोटिफिकेशन को ऑन रखें जिससे हम जो भी वीडियो डालें तो आप तक पहुंचती रहे। साथ में क्लास यदि आपको अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए फिर हम क्लास को स्टार्ट करें, जहां हम देखने जा रहे हैं लेखन कौशल। तो लेखन कौशल का अर्थ आप क्या समझते हैं? तो लेखन कौशल का अर्थ होता है कि जो हमारे जो भाव है और जो विचार हैं, तो उनको जब हम अभिव्यक्त करने के लिए लिखित रूप का प्रयोग कर रहे होते हैं तो उसे ही हम क्या कहते हैं? तो उसे हम लेखन कौशल कहते हैं। यानी कि हमारे भावों एवं विचारों की अभिव्यक्ति जब लिखित रूप में होती है तो उसे ही हम क्या कहेंगे? तो लेखन कौशल कहेंगे। लेखन कौशल के प्रकार क्या होते हैं? तो एक होता है सुलेख। तो नाम से पता है सुलेख। तो सुलेख का मतलब क्या है? सु का मतलब क्या होता है? सुंदर, और लेख का मतलब लिखना। तो सुंदर लेख, सुंदर लिखने को हम सुलेख कहते हैं। और सुलेख का लेखन कौशल शिक्षण में विशेष स्थान है। सुलेख जो होता है इसका एक विशेष स्थान होता है। बोलते हैं ना, साफ सुथरा लिखिए, इसके भी मार्क्स मिलेंगे। यानी कि क्लीननेस के भी मार्क्स मिलने वाले, हैंड राइटिंग के मार्क्स मिलने वाले। तो बस वही है सुलेख, सुंदर लिखना। ठीक, फिर अनुलेख क्या होता है? तो अनुलेख मतलब होता है किसी आदर्श लिखाई का हूबहू अनुकरण करना। हूबहू अनुकरण करना अनुलेख कहलाता है या अनुलिपि कहलाता है। इंपॉर्टेंट बनेगा आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, है ना, कि अनुलेख मतलब अनुकरण करके लिख लेना। तो एज इट इज जब हम क्या करते हैं, किसी का अनुकरण हूबहू अनुकरण करके लिखते हैं, लिखावट को भी हम क्या करते हैं? कॉपी करते हैं, तो उसे ही हम क्या कहेंगे? अनुलेख, या इसका दूसरा नाम क्या है? तो अनुलिपि। क्या है? बोलिए, साथ में बोलिए, अनुलिपि। ठीक, इसमें छात्र क्या करते हैं? इसमें छात्र शिक्षक के आदर्श लेख का बिल्कुल हूबहू अनुकरण करते हैं और शिक्षक तख्ती या कॉपी पर वर्ण या शब्द लिख देते हैं और बच्चे देखकर ठीक वैसा ही लिखने का अभ्यास करते हैं। जैसे कि बचपन में हमें क्या करवाया जाता है कि हमारी जो कॉपी रहती है इस तरीके से हमारे शिक्षकों के द्वारा लिख दिया जाता है। फिर हमको क्या बोला जाता है कि इसको जो है लिख करके लाना। फिर हम इसमें लिख करके लेकर के जाते हैं ना, फिर हम भी लिख करके लेकर के जाते हैं कि जैसे कि 10 बार 7 बार जितने भी हमारे नंबर ऑफ लाइंस हैं हमारी कॉपी में, या फिर शिक्षकों के द्वारा आ बना दिया गया, आ बना दिया गया। तो इसी तरीके से सिखाया जाता है कि इस तरीके से बच्चे पढ़ेंगे। तो फिर 1 1 1 हम लिख के आए, 2 2 2 हम लिख करके लेकर के जाते हैं। तो इसको ही हम क्या कहेंगे? अनुलेख कहते हैं। हूबहू हम क्या करते हैं? अनुकरण करते हैं। और शिक्षक हमारी कॉपी में, तख्ती में, तख्ती मतलब कि जो हमारा स्लेट होता है उसे हम तख्ती बोलते हैं। ठीक है, तो उसमें हम क्या फिर हम अभ्यास करते हैं लिखने का, तो उसे हम अनुलेख। श्रुतलेख क्या होता है? तो श्रुतलेख मतलब कि छात्र सुनी हुई ध्वनियों को लेखनीबद्ध करते हैं, जैसे कि डिक्टेट कर रहे हैं। जैसे कि लेट्स से आप अपनी कॉपी में नोट्स बना रहे हैं। अब शिक्षक आपको क्या कर रहे हैं? शिक्षक बोलते जा रहे हैं और आप लिखते जा रहे हो, तो उसको हम क्या बोलेंगे? श्रुतलेख। यानी कि सुन करके आप लिख रहे हैं। और श्रुतलेख में सुंदर लेख का इतना महत्व नहीं है जितना भाषा की शुद्धता का है। यानी कि आप फटाफट लिख रहे हैं तो हम कैसे बोल देंगे कि आप सुंदर सुंदर लिख रहे हैं, लेकिन भाषा की शुद्धता होनी चाहिए, भाषा शुद्ध होनी चाहिए। ये तो पता चले ना कि नहीं भाई आप हिंदी ही लिख रहे हैं, हिंदी से आप दूसरी भाषा में नहीं जंप कर गए हैं, आप इंग्लिश ही लिख रहे हैं, पता चला कि आप स्पेनिश लिखने लग गए। ठीक, अब वो आप जाने कि आप क्या लिख रहे हैं, लेकिन भाषा की शुद्धता का ध्यान इसमें दिया जाता है। लेकिन सुंदर लेख पर इस पर ध्यान नहीं दिया जाता है। किसमें? तो श्रुतलेख। क्यों? क्योंकि आप सुन करके लिख रहे हैं। फिर श्रुतलेख का उद्देश्य छात्रों को श्रवणेंद्रिय को पूर्ण शिक्षित करना भी है, ताकि वह भाषा के शुद्ध रूप को सावधानी से सुन सके। इसमें बच्चे की लिखावट में सुडौलता, स्पष्टता व गति लाना भी उद्देश्य होता है। गति यानी कि जब
शिक्षक ये क्यों करते, जिससे बच्चा जल्दी जल्दी लिखे। अब ब्लैक बोर्ड में शिक्षक ने लिख दिया, ब्लैक बोर्ड, ग्रीन बोर्ड या डिजिटल बोर्ड, जिसकी भी आप बात करें, तो शिक्षक ने लिखा, बच्चे लिख रहे हैं, धीरे धीरे बात करते करते लिख रहे हैं, है ना। अब शिक्षक बोल रहे हैं कि अब हम मिटा दें, तो बच्चा बोले नहीं नहीं हमारा बच्चा है, इस साइड का बच गया, उस साइड का बच गया, इस तरीके से। अब जब सुन करके लिखना है फिर लिखिए, ठीक, तो ये शुद्ध लेख हो गया। फिर उसके बाद में यदि हम लेखन कौशल की विधियां देखें तो क्या विधि होती है, तो खंडशः। ये खंडशः लेखन विधि क्या होती है, तो इसमें सार्थक रेखाओं को खींचने के अभ्यास के बाद वर्णों का खंडशः लेखन कराया जाना चाहिए। और इस विधि में पूरे वर्ण को एक बार लिखना न सिखाकर उसे खंडों में लिखना सिखाया जाता है। इस विधि से बच्चे के लिए लिखना सीखना सुगम हो जाता है। कैसे, मतलब खंडशः, किसी वर्ण को एक साथ नहीं सिखाएंगे, खंड खंड करके कैसे सिखाएंगे, आइए देखते हैं, समझ लेते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं ये बना है क। अब क को सिखाने के लिए पहले बताया गया आधा व, ठीक है, आधा वस, यानी कि इधर का पूरा ये गोल आकृति इस तरीके से बताया गया। अब उसको आधा कर दिए है ना, आधा व। अब उसको इस तरीके से कर दो पूरा। अब क्या करो, अब इसको जो है अब इधर कर दो, तो वो बन गया का। यानी कि खंड खंड करके, आखिर बनाना का है लेकिन उसको खंड खंड। अब जैसे कि व बनाना है, अब व की तरह कौन दिखता है, तो पहले तो आधा व दिखेगा, ठीक, फिर उसके बाद पूरा व बना दो, फिर उसके बाद ब बना दो, तो यहाँ पे ब बन गया है ना, ये क्या है, ये ब बन गया। तो और जैसे कि हमें फ बनाना है, तो फ बनाने के लिए ये प की तरह भी दिखता है, तो उसको पहले प को आधा कर दो, फिर प पूरा हो गया, और फिर उसके बाद ऐसे किए तो अब इधर भी घुमा दो तो फ बन गया। अब हमें षटकोण का श बनाना है, तो उसको कैसे करेंगे, आधा प करेंगे, फिर पूरा प करेंगे, फिर उसके बाद बीच में डंडा खींच देंगे, श बन गया। ये होता है खंडशः लेखन विधि। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट बन सकता है, या बस अभी क्या करना है, अभी आपको केवल समझने का कार्य करना है, तो समझिए बस, ठीक है। फिर क्या है, रूप अनुसरण या रेखा अनुसरण विधि। अब ये कौन सी विधि होती है, तो इसमें यह एक अत्यंत पुरानी व परंपरागत विधि है। कैसी विधि, मतलब यह लेखन अभ्यास के लिए अत्यंत उपयोगी विधि है। और इस विधि में अध्यापक तख्ती पर पेंसिल से वर्ण लिखते हैं और बच्चे उस लिखे हुए वर्ण पर कलम चलाते हैं और स्याही फेरते हैं। लेट्स से हमारी कॉपी में इस तरीके से लिखा रहता है था ना, जब हम छोटे थे तो इस तरीके से, ये फा है, अब ये का बनाना है तो इस तरीके से बना हुआ है, ये खा है तो इस तरीके से बना है, ठीक, ये ग है तो इस तरीके से पूरा बना है। अब हम क्या करेंगे, बस हमको क्या करना है, इसी को डार्क करते हुए जाना है। तो इसको क्या बोलेंगे, रूप अनुसरण या रेखा अनुसरण विधि बोलते हैं। हम इसको क्या करें, अब हम इसको केवल डार्क करने का कार्य कर रहे हैं, उस पर हम क्या करें, पेंसिल चलाने का कार्य कर रहे होते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, रूप अनुसरण या रेखा अनुसरण विधि। इसमें क्या करते हैं, छात्र उन बिंदुओं को जोड़कर वर्ण की आकृति बनाना सीख जाते हैं और धीरे धीरे छात्र उस अवस्था तक पहुंच जाते हैं जिसमें शिक्षक ऊपर की पंक्ति में शब्द लिखते हैं। अब जब ये सीख गए तो शिक्षक लिख देंगे यहीं पे। अब क्या करना है, अब आपको बिना कोई बिंदु के आपको अपने से अब लिख करके लाना है। अब बच्चा अपने से लिख कर ला रहा है, ठीक। अब फिर उसके बाद इसमें होता क्या है कि इस विधि में अध्यापक को छात्रों का हाथ पकड़कर वर्ण की आकृति बनाने में उनकी सहायता करनी चाहिए। यानी कि अब बच्चा तो लिखना जानता नहीं है ना कि उसको लिखना कैसे, का बनाया कैसे जाता है, तो शिक्षकों को क्या करना है, उसका हाथ पकड़ करके, अच्छा पहले ऐसे लाइन खींच लो, ऐसे फिर एक इस तरीके की एक लाइन हो गई, एक सोया डंडा, एक खड़ा डंडा, फिर उसके बाद में इधर घुमाना है और फिर इधर घुमा देना है। ये क्या बन गया, ये का बन गया। तो ये कौन सी विधि होती है, तो ये लेखन की कौन सी विधि है, तो रूप अनुसरण, यानी कि रूप का अनुसरण किया जा रहा है या रेखा का अनुसरण किया जा रहा है। जो रेखा है, जो बिंदु है, उन्हीं पर हमें क्या करना है, बस अपनी पेंसिल को चलाते जाना है, ठीक। फिर ये मॉन्टेसरी विधि क्या होती है, तो इस विधि में सबसे पहले बच्चे को लकड़ी, गत्ते आदि से बने वर्ण दिए जाते हैं। लकड़ी या गत्ते से जो वर्ण बने रहते हैं ना, तो उसे दिए जाते हैं और छात्र को
उन पर उंगली फेरने के लिए कहा जाता है। उंगली फेरने से अभ्यास के बाद छात्रों को उन वर्गों के बीच पेंसिल चलाने को कहा जाता है। लेट्स से हम मान करके चलते हैं, आजकल खिलौने में भी मिलता है, ठीक है। इस तरीके की आकृति का ए बना होगा, इस तरीके की आकृति का ए बना है, फिर उसके बाद बी बना है। आकृति वाले जो होते हैं तो उसे ही हम मॉन्टेसरी विधि बोलते हैं। उसमें इस तरीके की आकृति बनी रहती है, ठीक है। तो उस पर पहले क्या करेंगे बच्चे, इस पर उंगलियां फेरेंगे, तो अच्छा ये ऐसे घूमता है, ये ऐसे घूमता है। फिर उसके बाद क्या बोला जाएगा उसने कि इस पर ही क्या करो कि पेंसिल चलाओ। तो उनको कम से कम हाथ तो मोड़ना जान जाएंगे ना कि आखिर करना कैसे है हमें। जब जो इस तरीके से, आई होप आप लोग समझ पा रहे होंगे, इस तरीके से मिलते हैं अक्षर, जो वर्ण होते हैं, जो भी अल्फाबेट्स के मिलते हैं, तो सब चीज के मिलते हैं। तो अब क्या करना है, जोड़ना है। और जब बच्चों की उंगलियां सग जाती है, मतलब कि उसमें जो है चलने लगती है, तब उन्हें स्वतंत्र रूप से लिखने के लिए कहा जाता है। अब बच्चे को हाथ घुमाना आ गया ना कि इसके बाद फिर ऐसे करना है, फिर ऐसे करना है, फिर ये और ये। बच्चे को जब हाथ घुमाना आ गया उस पर चला चला करके, ये वाली बात है ना, पहले ऐसे ऐसे गया बच्चा, फिर ये ऐसे, फिर ये ऐसे। जब ये बच्चा ऐसे हाथ घुमाना सीख गया, फिर उसके बाद में बच्चा लिख सकेगा, फिर लिखना प्रारंभ कर देते। ये होती मॉन्टेसरी विधि, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट बनेगी, ध्यान रखना है आप लोगों को, ठीक। और किसके अंतर्गत हम सब देख रहे हैं, तो लेखन की जो विधियां होती हैं उसके अंतर्गत हम देख रहे हैं, ठीक, लेखन कौशल की विधियां। फिर उसके बाद में पेस्टोलॉजी की रचनात्मक विधि, ये क्या होता है, तो इस विधि में लकड़ी व प्लास्टिक आदि से बने वर्गों के टुकड़ों को संकलित किया जाता है। और ये टुकड़े रेखा, वृत्त, अर्धवृत्त आदि होते हैं। और छात्र किसी वर्ण को देखकर टुकड़ों को ढूंढकर और उन्हें जोड़कर वैसा ही वर्ण बनाने का प्रयास करते हैं। इसमें विभिन्न टुकड़ों को मिलाकर धीरे धीरे सभी वर्गों को बनाना सिखाया जाता है। इसमें सरल वर्णों को पहले तथा कठिन वर्गों को बाद में सिखाते हैं। लेट्स से अब पूरे सबके अलग अलग टुकड़े हैं, अब वो टुकड़ों को जोड़ना है। हमें क्या करना है, टुकड़ों को जोड़ना है। अब इस तरीके का कुछ दिया है, अब हमें क्या करना है, जैसे कि ये है, ये ऐसे दिया है, एक कोई ऐसे दिया, एक कोई ऐसे दिया, आपको क्या करना है, ये दोनों को जोड़ देना है। तो क्या बन जाएगा, टी बन गया, है ना। फिर उसके बाद में एल की बात करें तो इस तरीके का है और इस तरीके का। अब आपको क्या करना है, ये दोनों टुकड़ों को आप जोड़ दीजिए तो एल बन गया। तो इस तरह के टुकड़े टुकड़े हैं। ये कौन सी विधि है, तो पेस्टोलॉजी विधि है। याद रखना, इसमें टुकड़े देते हैं पेस्टोलॉजी में, और मॉन्टेसरी में क्या देते हैं कि पूरा आपको क्या दे देंगे, जो वर्ण है या फिर हम अल्फाबेट्स की बात करें तो उन्हें दे देंगे। बच्चे को लकड़ी या गत्ते, जिसको गत्ते बोलते हैं ना, कार्डबोर्ड जैसे कि आप समझ सकते हैं, तो उससे बने वर्ण देते हैं। और इसमें पेस्टोलॉजी में क्या करते हैं कि टुकड़े देते हैं। अब टुकड़ों को हमें जोड़ना है, तो जोड़ने के लिए पहले जैसे कि मैंने आपको टी बताया, तो टी सरल है, उसको बच्चा जोड़ देगा। एल सरल है तो उसको भी जोड़ देगा बच्चा। अब आई की बात करें तो आई इस तरीके से भी रहता है, और आई में यहाँ पे भी आप लगा दीजिए तो ये भी हो गया, ये आई बन गया, ठीक। तो सरल को पहले सिखाएंगे। तो अब जैसे कि एम बनाना है उनको, तो एम के लिए पहले वो ये ढूंढेंगे, फिर उसके बाद एक तिरछी लाइन, ये वाला फिर टुकड़ा ढूंढने की कोशिश करेंगे, तब जा करके तो कहीं उनका एम बनेगा, ठीक। तो ये थोड़ा कठिन है, तो इस तरीके से पेस्टोलॉजी विधि में सिखाया। ये क्या है, रचनात्मक विधि है, कुछ ना कुछ क्रिएटिव है ये, ठीक। फिर परंपरागत विधि क्या होता है, तो इस विधि में पहले स्वर, फिर व्यंजन, फिर शब्द, फिर मात्राएं तथा वाक्य लिखने सिखाए जाते हैं। ये सीक्वेंस को याद करना है ना, क्या क्या आपने क्या पढ़ा है बस उसी को याद कर लो। पहले आप क्या बोल रहे थे, आ ई पढ़ रहे थे, फिर कहाँ पे आ गए आप लोग, का खा गा घा अंगा, चा छा जा झा इया पढ़ने लग गए, है ना। फिर शब्द पढ़ने लग गए, आम, अनार, कबूतर, खरगोश पढ़ने लग गए। फिर मात्राएं पढ़ने लग गए कि ये के की मात्रा, ये कै की मात्रा, ये छोटी ई की मात्रा, ये बड़ी ई की मात्रा, इस तरीके से पढ़। फिर वाक्य पढ़ने लग गए, मुझे आम अच्छा लगता है, राम आम खाता है, सीता विद्यालय जाती है। तो ये क्या है, तो ये वाक्यों का निर्माण हमने, ये परंपरागत विधि होता है, ट्रेडिशनल मेथड जिसको हम बोलते हैं। फिर क्या है, तो समान आकृति समूह विधि। अब ये कौन सी विधि होती है, तो इस विधि में वर्गों को कुछ
समूहों में विभाजित कर दिया जाता है और क्या करते हैं, एक समूह के वर्गों को एक साथ लिखना सिखाया जाता है और इस विधि में थोड़े से प्रयास से ही छात्रों को यह अनुभव होने लगता है कि उन्होंने बहुत कुछ सीख लिया है। अब एग्जाम्पल से देखिए, समझिए, जैसे कि आ ओ यानी कि बनाना केवल इतना है, हमें इतना, अब उसी में हमें सब कुछ अपना कारनामा करना है। अब एक डंडा लगा दिए तो आ बन गया। अब क्या करें, वो डंडे में ऊपर में एक रेखा खींच दिए तो वो ओ बन गया। अब क्या करना है हमें कि 2 बार खींच देना है तो वो ओ बन गया। तो ये क्या समान आकृति समूह विधि होती है। ठीक, फिर जैसे कि व ब और क एक जैसे कि हमने उसमें भी देखा था, लेकिन सॉरी कंफ्यूज आपको ये नहीं होना है कि समान आकृति जो समूह विधि है एवं जो हमने सबसे पहले देखी है कौन सी, तो खंडशः लेखन विधि। इसमें क्या करते हैं कि सार्थक रेखाओं को खींचने के अभ्यास के बाद, सार्थक रेखाओं की जो अब रेखा पहले खींच ले रहे हैं बच्चे, जब रेखा खींचना आ गया उनको, फिर वर्णों का खंडशः लेखन कराया जा रहा है, खंड खंड में करवाया जाता है लेखन, खंड खंड करके करवाएंगे तब तो बच्चा सीख पाएगा, नहीं तो। और लेकिन इसमें क्या है, इसमें क्या हो रहा है कि समान आकृति जो एक जैसे दिखते हैं, जैसे कि ड ये इस तरीके से आप समझ रहे हैं, जैसे कि ना हो गया, मा हो गया और भा हो गया। तो ये लगभग, अब बच्चा यदि एक ये डंडा खींचा, अब इधर लाएगा, ये ऐसे हो गया। अब उसको माँ बनाना है, तो माँ बनाने के लिए क्या करना है, उसको यहाँ पे जो किया है बस उसको बस सीधा रेखा खींच देना है, माँ बन गया। अब भा बनाने के लिए क्या करना है उसको, तो वो इस तरह से ये जो किया है अब बस यहाँ पे थोड़ा घुमाना है और लाइन को ऐसे कर देना है। तो भाव ये समान आकृति की होती है। अखंडशः में पहले रेखा सीखेगा, फिर खंड खंड करके बच्चा क्या सीख रहा है, खंड खंड करके कि किस तरीके से अब वर्णों का निर्माण होना है। लगभग एक है, लेकिन एग्जामिनर को भी पता रहता है कि क्या एक है और क्या अलग है और क्वेश्चन कहाँ से देने, तो आपको ये चीज को समझना है। ठीक, फिर होता है जेकासर विधि। ये क्या है, तो इस विधि में बच्चों के सामने पूरा वाक्य प्रस्तुत किया जाता है और बालक अनुकरण करते हुए वाक्य के एक एक शब्द को लिखते हैं। पूरा वाक्य लिख दिए, फिर उसके बाद बच्चा एक एक शब्द को देखेगा और पूरे वाक्य को लिखकर उसे वाक्य के मूल रूप से मिलाया जाता है तथा उसकी शुद्धता को सुनिश्चित किया जाता है। यानी कि पूरा वाक्य लिखा हुआ है तो बच्चे के सामने पूरा वाक्य प्रस्तुत किया जाता है और बालक अनुकरण करते हुए वाक्य के एक एक शब्द को लिखते हैं। जैसे कि राम आम खाता है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है राम आम खाता है। अब बच्चे को क्या बोला जाएगा, जेकासर विधि में कि बच्चे को पहले राम कि अच्छा राम ऐसे लिखा जाता है, आम ऐसे लिखा जाता है, खाता कैसे लिखा जाता है, तो खाता ऐसे और है ऐसे लिखा जाता है। तो बच्चा एक एक करके सीख रहा है, पूरा वाक्य दिया हुआ है, अब अनुकरण करना है उसको, राम आम खाता है। ठीक, फिर उसके बाद में यदि हम बात करते हैं, ये हो गई हमारी लेखन विधियां, लेखन कौशल की विधियां। अब हम आ जाते हैं लेखन कार्य का मूल्यांकन कैसे किया जाता है। तो मूल्यांकन के लिए इसमें क्या किया जाता है, छात्रों के लेखन कार्य का मूल्यांकन करते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान रखा जाता है। क्या ध्यान रखना है कि क्या शिक्षार्थी दिए गए व्यंजन, मात्रा, संयुक्ताक्षर व शब्दों को देखकर लिख सकता है, ये मूल्यांकन है का तरीका होता है। ठीक, फिर क्या शिक्षार्थी स्वर, व्यंजन, मात्रा, संयुक्ताक्षर, शब्द, वाक्य आदि का श्रुतलेख लिख सकता है, सुन करके क्या लिख सकता है। पहली बात, क्या देखकर लिख सकता है, क्या सुनकर लिख सकता है। फिर क्या शिक्षार्थी सुपाठ्य लेख यानी कि पढ़ करके क्या लिख सकता है बच्चा। फिर क्या शिक्षार्थी उचित गति के साथ लिख सकता है, यानी कि स्पीड उसके बराबर, ये नहीं कि एकदम धीरे धीरे लिख रहा है। ठीक, फिर क्या शिक्षार्थी उचित वाक्य विन्यास करते हुए लिखता है, यानी कि वाक्य उसको आता है कि किस तरीके से वाक्य का निर्माण आ रहा है, कि वाक्य को जोड़ करके लिखना है। क्यों, क्योंकि शिक्षक तो बोल गए लाइन में, अब हमने यदि इस तरीके से सुना है तो आप उस वाक्य को लिख सकते हो। ठीक, फिर क्या शिक्षार्थी शुद्ध वर्तनी के साथ लिख सकता है, वर्तनी भी गलत नहीं होनी चाहिए। फिर क्या शिक्षार्थी शुद्ध विराम चिन्हों का समुचित प्रयोग करते हुए लिख सकता है।
फिर क्या शिक्षार्थी यथोचित अनुच्छेदों का निर्माण करते, अनुच्छेदों का निर्माण भी आना चाहिए, तो उसके साथ क्या लिख सकता है, फिर प्रसंगानुकूल शब्दों, मुहावरों तथा लोकोक्तियों का प्रयोग कर सकता है, फिर विचारों को क्या क्रमबद्ध रूप से लिखकर व्यक्त करता है। अब हमें क्या करना है, जैसे कि बचपन से हमने क्या पढ़ा है कि हमें छुट्टी चाहिए, ठीक है, अवकाश के लिए अक्सर लेटर लिखा जाता था। अब क्या है कि मेरे पिताजी का स्थानांतरण यहाँ हो गया, तो कृपया मुझे स्थानांतरण प्रमाण पत्र प्रदान करने का कष्ट करें। अब इसको क्या क्रमबद्ध विचारों को क्या हम अपने व्यक्त कर पा रहे हैं क्या लिख करके, तो यही बात आ जाती है मूल्यांकन में। फिर रचना में, अपनी रचना में विचारों को सुसंबद्धता का बनाए रखता है। क्या बच्चा की जो भी रचना है तो विचारों में सुसंबद्धता है, क्या एक साथ अपने विचारों को वो व्यक्त कर पा रहा है। फिर क्या है कि विषय तथा अभिव्यक्ति के अनुकूल क्या शैली का भी प्रयोग है, कौन सी शैली है, किस शैली में लिखा जा रहा है, तो विषय तथा अभिव्यक्ति के अनुरूप शैली भी होनी चाहिए। फिर क्या शिक्षार्थी सृजनात्मक तथा रचनात्मक लेखन कर सकता है, ये भी देखा जाता है, सृजनात्मक और रचनात्मक, क्रिएटिव होना चाहिए, ठीक। तो ये है मूल्यांकन का तरीका। फिर लेखन दोष क्या होता है, लेखन दोष मतलब त्रुटियां, है ना, तो लेखन दोष के कारण पर निम्नलिखित कारणों पर आधारित होते हैं। कौन सा कारण, जैसे कि व्यक्तिगत कारण, यानी कि इंडिविजुअल रीजनिंग। अब ये इंडिविजुअल रीजनिंग क्या होती है, तो कई बार लेखन दोष जो है कुछ व्यक्तिगत कारणों से होता है। ये व्यक्तिगत कारण क्या होते हैं, तो आइए हम देखते हैं, समझ लेते हैं कि व्यक्तिगत कारण क्या है। तो यदि किसी बच्चे का मानसिक स्वास्थ्य ठीक नहीं हो तो वह लिखना कुछ चाहता है और लिख कुछ बैठता है, तो बच्चे का शारीरिक दोष भी उसके लेखन दोष का कारण बन जाता है। जैसे कि तारे जमीन पर थी तो ईशान था, ईशान को चीजें सब नाचती हुई दिखती थी, है ना, कि वर्ड्स नाच रहे हैं, पूरे जो अल्फाबेट्स हैं वो क्या नाच रहे हैं, कुछ भी चीज उसको समझ, तो इसका मतलब कि उसको कोई ना कोई प्रॉब्लम है, ठीक है। तो ये है, तो ये इंडिविजुअल रीजनिंग है, यानी कि मानसिक स्वास्थ्य यदि सही नहीं है, यानी कि कुछ ना कुछ बीमारी का बच्चा यदि शिकार हो चुका है, तो उस वजह से भी वो लिखना कुछ चाह रहा है, लिख कुछ देता है, तो ये होता है इंडिविजुअल रीजनिंग, व्यक्तिगत कारण लेखन दोष का। फिर स्वभावगत कारण, ये क्या है, तो ये तो मतलब स्वभाव है उसका, लापरवाही, ये तो लापरवाही है ना, तो वे लेखन के प्रति उदासीन होते हैं, अरे यार कौन लिखे, अब बिकॉज लिखना है हमें, तो बिकॉज को हम क्या लिखेंगे, हम जान रहे हैं कि वो गलत है लेकिन हम बिकॉज लिख रहे हैं, है ना। अब हमें पूछा गया है डैट इज लिखना है, डैट इज लिखना है, ठीक है, अब पूरा वहां पे स्टेटमेंट आपको लिखना है, लेकिन जबरदस्ती हम आई लिख रहे हैं, जबरदस्ती लिख रहे हैं, हालांकि होता है लेकिन जबरदस्ती लिख रहे हैं, आपको पूरा बोला गया तो पूरा लिखे, ठीक है। फिर उसके बाद में पीएम लिख रहे हैं हम, जबकि वहां पे बोला गया पूरा आपको फुल फॉर्म लिखना है, प्राइम मिनिस्टर लिख दीजिए ना, क्या दिक्कत है। तो यहाँ पे होता क्या है कि बच्चे जानबूझ करके ये लापरवाही है और ये लेखन के प्रति उदासीनता, अरे कौन लिखेगा, ठीक। फिर उपेक्षा भाव होता है, अरे यानी कि लापरवाही, उपेक्षा मतलब लापरवाही, तो उपेक्षा भाव है लेखन के प्रति, और बार बार अशुद्धियों का ध्यान दिलाने पर भी वे उनको सुधारने की ओर प्रयत्नशील नहीं होते हैं, और वे एक ही शब्दों को एक ही पृष्ठ पर एक बार शुद्ध तो दूसरी बार अशुद्ध लिख देते हैं। अर्थात इस प्रकार के छात्र लापरवाही स्वभाव के कारण अशुद्धियों को गंभीरता से नहीं लेते हैं, जान रहे हैं कि गलत है लेकिन फिर भी वही मिस्टेक करते हैं, तो ये स्वभावगत कारण होता है। फिर व्याकरणिक कारण, अब ये व्याकरणिक कारण क्या होता है, तो लेखन में कुछ अशुद्धियों का कारण व्याकरण का अधूरा ज्ञान होता है। व्याकरण का अधूरा ज्ञान मतलब कि कहीं लिंग संबंधी अशुद्धियां होती हैं, जैसे कि नाक, दही, पतंग आदि शब्दों के लिंगों का प्रयोग छात्र प्राय गलत करते हैं, तथा वहीं वचन संबंधी गलतियां भी होती हैं। यहाँ पे हमें समझना है ना केवल लिंग वचन, तो इसका ये मतलब हमें समझना है कि व्याकरण की दृष्टि से जब हमें व्याकरण का पूरा ज्ञान नहीं है तब हम गलत जब लिख बैठते हैं तो उसे ही हम क्या बोलेंगे, व्याकरणिक कारण। ये क्या है, लेखन दोष है। यदि पूछा जाता है आपके एग्जाम में कि लेखन दोष कौन कौन से होते हैं, तो व्याकरणिक कारण, स्वभावगत कारण एवं व्यक्तिगत कारण होते हैं।
आई होप आपको समझ में भी आया होगा जो भी आज के सेशन में हमने देखा है। आज ना केवल आज के सेशन में बल्कि पूरा का पूरा हमने जो ये भाषा कौशल के अंतर्गत जो कुछ भी देखा है, जो कुछ भी पढ़ा है, आई होप आप सभी को समझ में आया हो और एग्जाम में यदि आपके आता है तो आप लोगों से गलत नहीं होगा। इसी के साथ में आज की क्लास को मैं एंड करूंगी। नेक्स्ट सेशन में फिर हम बहुत जल्द मिलेंगे। नेक्स्ट सेशन तक के लिए ऑप्टिमिस्टिक लर्निंग, थैंक यू फॉर द सेशन। जय हिंद, जय भारत। और यदि आप ऑप्टिमिस्टिक स्टडीज के मोबाइल ऐप में CG टेट कोर्स से संबंधित किसी भी प्रकार की कोई भी जानकारी चाहते हैं तो आप हमें इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं एवं मोबाइल ऐप डाउनलोड करके आप CG टेट कोर्स में अपनी एनरोलमेंट भी करवा सकते हैं। हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि हम आपके एग्जाम तक अपनी ओर से हम बेस्ट दें, जिसके अंतर्गत हम आपका ज़्यादा से ज़्यादा सिलेबस कवर करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा सिलेबस मतलब एटलीस्ट हमें पासिंग नंबर तो चाहिए ही, ठीक है। इसी के साथ में हम आज की क्लास को एंड करेंगे। नेक्स्ट सेशन में फिर मिलेंगे। नेक्स्ट सेशन तक के लिए ऑप्टिमिस्टिक लर्निंग, थैंक यू फॉर द सेशन। जय हिंद, जय भारत।